हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम एफएससी पार्ट 2 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 के अंदर हमें कहा गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द पैरामीटर p ऑफ स्क्वायर एज द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। ओके, सो पहले हम ज़रा यहाँ पर फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि जो फंक्शन होता है, अगर मैं लिखता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो ये एक फंक्शन है। जैसे आप f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर भी लिख सकते हैं और y भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन y है, ठीक है, ये जो फंक्शन y है, ये फंक्शन है y इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है, क्योंकि वो x के ऊपर डिपेंड कर रही है। यहाँ पर उसको हमने नाम चेंज कर दिया है, हम कह रहे हैं कि f इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये जो x है जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि ये आज़ाद है, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो y है या जो f है, इसकी वैल्यूज़ x के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, तो इसलिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, हम x को कोई भी वैल्यू देंगे तो y की वैल्यू उसके हिसाब से आएगी, डिफरेंट नहीं आ सकती, ठीक है। 4 आएगी, ये 6, 9 वगैरह नहीं आ सकती। जब हम x को 2 चूज कर रहे हैं, x चेंज होगा तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। तो ये फंक्शन का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे लिए काफ़ी होगा। तो हमने पैरामीटर p ऑफ स्क्वायर, सबसे पहले आप देखें स्क्वायर कौन सी शेप होती है। दिस इज अवर स्क्वायर। अगर इसकी एक साइड a है और a है, तो इसका जो पैरामीटर होगा उसे p से नोट किया जाता है। तो पैरामीटर चारों साइड की लेंथ को कहते हैं। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है किसके, 4a के। और जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, क्योंकि ये दोनों सेम होती हैं, तो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। अभी यहाँ पर सारा कंसेप्ट मौजूद है, आपने डेवलप कर ली, फार्मूले डेवलप कर लिए, लेकिन यहाँ पर जब आप आएंगे तो द पैरामीटर p ऑफ स्क्वायर एज द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो पैरामीटर p ऑफ स्क्वायर एज द फंक्शन, देखिए यहाँ पर y एज द फंक्शन ऑफ x था, तो मतलब पैरामीटर विल बी ऑन द लेफ्ट। ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि कौन सी चीज़ लेफ्ट पे होगी, कौन सी चीज़ राइट पे होगी, और ये होगी इन टर्म्स ऑफ एरिया, और यहाँ पर आपके साथ कोई टर्म मौजूद होगी, ठीक है। कंसेप्ट आपको समझ आ गया कि आपका जो पैरामीटर है वो डिपेंड कर रहा होगा एरिया के ऊपर, क्योंकि पैरामीटर को हमने एरिया की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपने, मैं इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 कहता हूँ। तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज कि जो आपके पास a है, स्मॉल a, दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट a, ठीक है। या आप ऐसे कर लें कि जो आपके पास दिस a है, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो जो आपके पास a है आपके पास वो अंडर द रूट a आ जाएगा। अभी यूज करें इस वैल्यू को 1 के अंदर, ठीक है। 1 के अंदर यूज करेंगे तो 1 इम्प्लाई करेगी p इज इक्वल टू 4 under the root a. This is the required formula or expression for function of parameter, which is perimeter of p of square as the function of its area. पार्ट 2 की तरफ जाते हैं, कह रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल एज द फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो ये अगर हमारे पास एक सर्कल है, तो जो एरिया ऑफ सर्कल होता है आप लिखेंगे एज एरिया a ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और जो सर्कमफेरेंस होता है आपके पास वो इक्वल होता है 2 पाई आर के। एंड सर्कमफेरेंस को हम c कहते हैं, और दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 2 पाई आर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। आपने एरिया को इन टर्म ऑफ सर्कमफेरेंस लिखना है, तो 2 से आप r की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 इम्प्लाइज r इज इक्वल टू c बाय 2 पाई, एंड यूज इन 1। जब आप 1 के अंदर यूज करेंगे तो 1 इम्प्लाइज a इज इक्वल टू पाई अपनी जगह पर
c/2 pi whole square which is equal to pi c square over 4 pi, या मैं मज़ीद इसे अगर लिख लूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा c square over 3 pi which is the final expression. अभी हम पार्ट 3 की तरफ जाते हैं. तो पार्ट 3 के अंदर हमें कहा गया कि वॉल्यूम V ऑफ ए क्यूब. सबसे पहले क्यूब जो शेप होती है वो इस तरह की शेप होती है. दिस इज अ क्यूबिक शेप. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमेशा इक्वल होता है अगर इस क्यूब की साइड्स a हो और a हो. ठीक है, तो वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू a क्यूब. इसे आप इक्वेशन 1 कह लें. एज द फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस. ठीक है, ये जो बेस है, बेस का एरिया क्या होगा? बेस ऑफ ए क्यूब इज सिंपली स्क्वायर, तो इट विल बी a स्क्वायर. ठीक है, अब आपने इस v को इसकी टर्म में लिखना है, तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लेंगे. मैं लिखता हूँ 2 implies a इज इक्वल टू अंडर द रूट a, और आप इसको यूज कर लेंगे यूज इन 1. तो 1 implies v इज इक्वल टू अंडर द रूट a होल क्यूब, या ये आपके पास इक्वल हो जाएगा. अंडर द रूट की वैल्यू होती है 1/2 और इसकी होल पावर 3. दिस implies v इज इक्वल टू a पावर 3/2, और ये आपके पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगी फंक्शन के फॉर्म में. वॉल्यूम v ऑफ क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ इट्स फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस. तो तीनों क्वेश्चन सिंपल थे. बेसिक आइडिया आपको यहाँ से समझना था कि किसको किसकी फॉर्म में लिखना है. ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग हो गई तो आप इसको क्वेश्चन 1 कह लें, दूसरे को क्वेश्चन 2 कह लें. जिसको दूसरे की फॉर्म में लिखना है तो उसके अंदर दूसरे की वैल्यू ला कर यूज़ कर देनी है. ठीक है, दूसरी क्वेश्चन को यूज़ करना है, इस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है और ये क्वेश्चन 1 के अंदर यूज़ कर देनी है, और सिंपली आप इस तरह से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं.